हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहोगे डीपीएसपी और हिंदी में आप जिसे कहोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में भाग 4 में आपको देखने को मिलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इनका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम इन्हें समझना स्टार्ट करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, ठीक है। अंग्रेज काफ़ी कुछ लूट के ले गए थे। तो हमारी जो सरकार थी उस टाइम, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सके, इतना व्यवसाय या नौकरी उन्हें दे सके कि वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें, ठीक है। इसलिए जब संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान जब बन रहा था ना, कई लोग थे जो सजेस्ट कर रहे थे कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए। वैसे ही संविधान के एक सलाहकार थे BN राव। उन्होंने सलाह दी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 तरह के मूल अधिकार होने चाहिए। उन्होंने कहा टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 उन्होंने कहा कि जैसे ही हम संविधान को लागू करते हैं, संविधान बनने के तुरंत बाद ही इन फंडामेंटल राइट्स को लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, और आज के टाइम में आप इन्हीं को जानते हैं एज फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपको देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में, ठीक है। BN राव ने टाइप 2 में बात करी कि उस टाइम तो सरकार पे पैसा नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि टाइप 2 में उन्होंने बात करी कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिन्हें हम तत्काल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन भविष्य में जब सरकार की अच्छी स्थिति होगी, उसके पास पर्याप्त साधन होंगे, रिसोर्सेज होगी, पैसा होगा, तब इन्हें दिया जाए, ठीक है। जिन्हें हम आज के टाइम में जानते हैं DPSP। यानी कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है। इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि समाज का कल्याण हो सके। समाज में जो डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट तबके के लोग रहते हैं, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या हो सके, सेम लेवल पे आ सके। DPSP भी एक तरह का मूल अधिकार ही है, इसलिए इसे संविधान में जस्ट मूल अधिकार के बाद यानी फंडामेंटल राइट्स के बाद रखा गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होती हैं। ये स्टेट के लिए बनाई गई हैं ताकि जब सरकार पर पर्याप्त संसाधन हो, धन की व्यवस्था हो, तब वह इन्हें पब्लिक को दे दे, ठीक है। इसी में अलग से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी बाद में ऐड किया गया है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि ये भी एक तरीके के मूल अधिकार ही हैं, लेकिन जब सरकार बनी थी, जब हम आज़ाद हुए थे, तब हम पे इतने संसाधन नहीं थे कि हम लोगों को ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स दे दे। इसलिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, उन्हें हमें फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में हमें दे दिए गए, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में कुछ ऐसे क्लॉज रख दिए गए कि जब सरकार पे पर्याप्त धन हो, संसाधन हो, तब हमें वो बाकी चीज़ें दें जिससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और उन्हीं को कहते हैं DPSP। यानी कि ये ऐसे मूल अधिकार हैं, अगर आप शॉर्ट में समझें, ये ऐसे मूल अधिकार हैं जिनका अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये पूरी तरह सरकार पर निर्भर है, वो दे सकती है अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें, ठीक है। DPSP को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बात हमें याद हो जाए, इसलिए यहाँ पे डायग्राम है जिस पे लिखा है DPSP और आयरलैंड। यानी कि जो भारत है उसने DPSP कहाँ से लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप आ जाएगा तो वो ये पूछेगा कि आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड ने लिए हैं स्पेन से, और स्पेन ने ये खुद बनाए थे अपने संविधान को बनाते समय, ठीक है। तो बेसिकली DPSP ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, लेकिन संविधान बनाते समय सरकार के पास इतना धन नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे कि तुरंत ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने के तुरंत बाद इन्हें लागू कर सके, ठीक है। तो उस समय हमें ये नहीं दिए गए थे। ये सरकार की पूरी तरह इच्छा पे निर्भर है कि जब वो सेल्फ सफिशिएंट हो वो तब दे दे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यही बात इसे फंडामेंटल राइट से अलग करती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, जो हमारे मूल अधिकार है, उनका अगर हनन होता है, कोई व्यक्ति हमारे मूल अधिकार का हनन करता है, तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये सरकार की इच्छा पे डिपेंड करते हैं। जब सरकार पे रिसोर्सेज होंगी तब वो अपनी इच्छा से देगी। अगर वो नहीं देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने की, ठीक है। अर्थात ये वह अधिकार हैं जो आपको तब दिए जाएंगे सब सरकार के पास उचित संसाधन और धन होगा। सरकार अपनी इच्छा से इन्हें देगी, और अगर वो नहीं देगी, अगर DPSP आपको नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, ठीक है। जिस कारण से एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, KT शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है
जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है, यानी कि जब बैंक पे पैसा होगा तब वो देगा, जब उसकी मर्जी होगी तब वो चेक को कैश करेगा। ठीक है। नीति निर्देशक जो तत्व है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका एम क्या है, संविधान में इन्हें रखा ही क्यों गया? ये इसलिए इन्हें रखा गया है ताकि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। समाज में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग तबके के लोग होते हैं, सामाजिक एकता उनमें आए, मतलब सोशल स्टेटस हम सबका एक जैसा कर पाएँ, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे भी एक लेवल पे ला पाएँ। इसलिए ये है ताकि एक डेमोक्रेसी है ना, वो सच में सिर्फ कागज़ों पे नहीं, सच में हकीकत में स्थापित हो पाए। अब आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है कि राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य बेसिकली वो जगह होती है जिसका अपना एक क्षेत्र विस्तार होता है और वहाँ पे वो अपने नियम कायदों के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, सैलरी देगा, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी न्यायालय के अधीन नहीं है, यानी कि कोर्ट इसे इन्फोर्स नहीं कर सकता। इन्हें देना कंपलसरी नहीं है सरकार के लिए। अगर सरकार आपको नहीं देती है ये फैसिलिटीज़ तो आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 38 क्या कहता है। आर्टिकल 38 में बात करी गई है लोक कल्याण की, कि जो सरकार है वो जनता का कल्याण करने के लिए उन्हें क्या करेगी, न्याय देगी। किस तरीके का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगी, यानी किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं करेगी, सभी के लिए एक लेवल रखेगी। फॉर एग्जांपल सरकार क्या करती है, राशन कार्ड बनवाती है, तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती है ताकि वो भी खाएं पिएं और स्वस्थ रहें, बाकी लोगों के लेवल तक आ जाएं। पार्क बनवाए जाते हैं क्योंकि हर इंसान इतना रिच नहीं है कि उसके पास बंगला या कोठी हो, घर में बड़े बड़े लॉन हो। ठीक है। तो पार्क बनवाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, घूम कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। पीने के लिए स्वच्छ जल मुहैया कराया जाता है कई जगह पे। तो ये क्या चीज़ है, सरकार क्या कर रही है, जनता का कल्याण कर रही है, उन्हें एक लेवल पे ला रही है, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे उन्हें इक्वल जस्टिस दे रही है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 39 की। समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन, यानी कि अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं तो मैटर नहीं करता कि आप लेडी हैं या आप जेंट्स हैं, आपको इक्वल काम का इक्वल पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है। कोई पार्शलिटी आपके साथ नहीं की जाएगी, यही बात कही गई है आर्टिकल 39 में। अब आर्टिकल 39 का पार्ट ए देखते हैं। आर्टिकल 39 का पार्ट ए कहता है, हमने अभी देखा कि आर्टिकल 39 कहता है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान काम के लिए उन्हें समान वेतन दिया जाएगा। अब आर्टिकल 39 का पार्ट ए क्या कहता है, अब वो भी समझ लेते हैं। पार्ट ए कहता है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी कि मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, फिर चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई होगी ना वो सेम करी जाएगी, यानी कि क्या हुआ, समान न्याय मिल रहा है उन्हें, समान अवसर के आधार पर समान न्याय मिल रहा है। दूसरी बात करी गई है निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है। जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, यानी कि कुछ हमारे राइट्स हैं। कई बार मान लो आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है कि आपको व्हील चेयर से प्रॉपरली लेके जाए। बैंक में भी ये रूल है कि अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो वो वहाँ जाके बैठ जाए, क्योंकि उसे चलने फिरने में दिक्कत होती है। बैंक के जो कर्मचारी हैं खुद आके उसका फॉर्म फिल करेंगे, पैसे को विड्रॉ करने में या पैसे को सबमिट करने में उसकी सहायता करेंगे। लेकिन ये जो डीपीएसपी हैं, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट की इच्छा है तो वो देगी, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, वो बाध्य नहीं है देने के लिए। इसलिए ये फैसिलिटीज़ कुछ हैं लेकिन ये हमें मिलती नहीं है। इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड है। इतना ओवरलोड है कि वो लोग चाह के भी ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो हमारे लिए बनी है, ठीक है, कानूनी फ्री जो फैसिलिटीज़ बनी है वो हमें दे नहीं पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। इसमें जिक्र किया गया है ग्राम पंचायतों के गठन का। गाँव के विकास से ही शहर का विकास जुड़ा हुआ है। अगर लिमिटेड ज़मीन है वहाँ पे गांव के लोग अच्छी तरीके से हाई टेक्निक से काम करेंगे तभी तो वो बेटर तरीके से डेवलप कर सकेंगे। ठीक है। और उससे कहीं ना कहीं लिंक है हमारे शहरों का विकास। तो बेसिकली अनुच्छेद 40 है, ये बात करता है ग्राम में पंचायतों के संगठन की। ठीक है। बाद में क्या हुआ, क्योंकि डीपीएसपी कंपलसरी नहीं थे इसलिए बाद में पंचायतों को लीगल करने के लिए 73 व 74 वे संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज है और नगर पालिका है ना, उन्हें संवैधानिक दर्जा यानी कि लीगल राइट्स दे दिए गए और अब पूरे देश में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना कर दी गई है। ओके।